हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल AFLM के अंदर। एंड गाइस, आज मैं आपको लेके आया हूँ आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ सीए एक्सक्लूसिव के सीए वाले बच्चों के लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर सीए स्टूडेंट्स। सीए फाउंडेशन के और सीए इंटर के और सीए फाइनल के बच्चे इसको देख सकते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें आज हम बताएंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट लॉ पेपर्स। लॉ पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और आपको अपने पेपर जाते वक्त क्या क्या चीजें तैयार करनी चाहिए, और लॉ लिखना कैसे, आंसर सबसे बड़ी दिक्कत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पेपर में लॉ जब वो पढ़ते हैं, किसी भी टीचर से क्लास लेते हैं, मेरे से लेते हैं, किसी से भी लेते हैं, बहुत सारे बच्चे जब क्लास से पढ़ रहे होते हैं तो लॉ समझ आ जाता है। उनको मेन प्रॉब्लम आती है लिखने में, लिखना कैसे है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं उसी के ऊपर बात करूंगा, लिखना कैसे है, क्या क्या करना चाहिए। अगर केस स्टडी वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, डिफरेंस बिटवीन आएगा तो कैसे लिखना है, आज मैं सबके ऊपर बात करूंगा। और मैंने बता दिया ये वीडियो किसके लिए है, सीए फाउंडेशन प्लस इंटर प्लस फाइनल, कोई भी देख सकता है इसको, सीए वाला। एक चीज और, मैं राइटिंग स्किल स्टार्ट करने से पहले तो मैं एक लॉ की ट्रिक दे रहा हूं, लॉ की क्या किसी पेपर की। जब भी आप लॉ पढ़ के जाओ पेपर में पढ़ के जाओ, या कोई भी सब्जेक्ट अपना पढ़ के जाओ, लेकिन मैं लॉ का टीचर हूं, मैं लॉ के हिसाब से बात कर रहा हूं। आपको पहले अपना स्टडी मैट खत्म करना है। अगर आपके टीचर की बुक में 100% स्टडी मटेरियल का कंटेंट कवर है तो आप अपने टीचर की बुक रेफर कर लो, अदरवाइज आपको स्टडी मटेरियल रेफर करना है। प्लस आपको पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस रेफर करने हैं, प्लस आपको आरटीपी रेफर करने हैं, प्लस आपको एमटीपी रेफर करने हैं, रिविजनरी टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स। जो मेरे बच्चे हैं, मैं क्लियर कट बता दूं, आप लोगों को इनमें से कुछ भी रेफर नहीं करना। उसका रीजन क्यों है कि मेरी बुक में 100% स्टडी मैट कंटेंट कवर है तुम्हारे आईसीआई का। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें वो भी मैंने कवर कर रखी हैं नॉलेज पर्पज से, जो मेरे को लगता है लिंक के लिए जरूरी है। प्लस पास्ट अटेम्प्ट, आरटीपी, एमटीपी के सारे क्वेश्चंस विद उनके सजेस्टेड आंसर्स हमारी बुक में हर चैप्टर वाइज कवर है, तो आपको अलग से रेफर करने की जरूरत नहीं है। खाली जो इस बार का जो आरटीपी था वो नहीं कराया मैंने, वो आरटीपी जो वो नहीं करवाया वो मैं अलग से उसकी एक वीडियो बना दूंगा आरटीपी की। अदरवाइज ये सारी चीजें हमारी बुक के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है, तो आपको अलग से कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारी बुक इज मोर देन सफिशिएंट, है ना। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैंने बता दिया अगर लॉ की अच्छी तैयारी करनी है तो पेपर कैसे लिखना वो तो है, पहले कंटेंट तो पूरा आना चाहिए ना। तो कंटेंट पूरा आने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी जरूरी है भाई। पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए आप मार्केट से स्कैनर परचेज कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी जो हमारे बच्चे उनकी बुक में कवर होगा। लेकिन जो बाहर वाले बच्चे जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको मार्केट से आप स्कैनर ले सकते हो। आरटीपी एमटीपी तो आपको आईसीआई की साइट पे बोर्ड ऑफ स्टडीज के अंदर मिल जाएंगे। ठीक, अब मैं स्टार्ट करता हूं कि पेपर को लिखना कैसे है, और क्या करना है, अब उसके ऊपर बात करेंगे। तो गाइस, अब देखते हैं आंसर कैसे लिखने हैं। अब मैं बता रहा हूं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली समझाऊंगा भी, देखो कैसे करके होता है। और अगर ये वीडियो ढंग से पूरी देख ली तो बेटा 15 नंबर, कम से कम 10 से 15 नंबर इंक्रीज होंगे। क्योंकि तुम अगर कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो, तो मैं सब कुछ आता है, तो लिखना भी सीख जाओगे, तो वे तो वही सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी ना। तो अब जरा स्टार्ट करते हैं। अब मैं पहला स्टार्ट कर रहा हूं कि अगर पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, केस बनाकर दे दिया, तो उसका आंसर कैसे लिखना है। अब जरा समझना, पहले ना इस केस स्टडी के आंसर को लिखवाने से पहले मैं तुमसे एक नॉर्मल चीज समझाता हूं, तुमसे एक नॉर्मल बात करता हूं। देखो, जब तुम्हें किसी बंदे को अगर कोई बीमारी होती है, तो उसको कुछ फील होने लगता है कि मान लो उसको खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, या उसको कहीं दर्द होता है, तो वो जाके पहले डॉक्टर को अपने बारे में बताएगा कि उसको तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है। जब वो अपनी परेशानी बता देगा तो परेशानी सुनने के बाद डॉक्टर बताएगा बीमारी क्या है, राइट, कि आपको ये बीमारी है। जब डॉक्टर आपको बीमारी बता देगा तो डॉक्टर की बीमारी बताने के बाद डॉक्टर आपको बताएगा आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, ताकि आप ठीक हो जाओ, दवा ववा कैसे लेनी है, क्या करना है। और जब एक बार उसने सब बता देने के बाद वो ये आपको आखिरी में आपको ये बताएगा कि आप ठीक हो पाओगे भी या नहीं। जैसे कैंसर पेशेंट्स बहुत सारे दवाइयां लेते हैं, आप डॉक्टर के पास गए, आपने उसे अपनी परेशानी बताई, डॉक्टर ने बताया आपको कैंसर है, उसने आपको दवाइयां भी बताई, सोल्यूशन भी बताया, लेकिन आखिरी में उसने बताया कि आप शायद ही ठीक हो पाओगे या शायद ना भी हो पाओ। तो मतलब वो आखिरी की बात है, कंक्लूजन। तो इसका अगर तुमने देखा हो तो मेरे डॉक्टर वाले एग्जांपल में
4 पार्ट में डिवाइड थी मेरी वाली बात। सबसे पहला आपने जाके अपनी परेशानी बताई, डॉक्टर ने आपको आपकी बीमारी बताई, उसके बाद डॉक्टर ने आपको बताया कि ठीक कैसे होगी, मतलब डॉक्टर ने आपको बताया कि इस बीमारी के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, और लास्ट डॉक्टर बताएगा कि आपकी ये बीमारी ठीक हो भी सकती है या नहीं। सेम यहां पे अगर पेपर में आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो सबसे, क्योंकि ना मैं बता देखता हूं बड़े सारे टीचर ना उल्टा करवा देते हैं, एक्सप्लेनेशन ऊपर लिखवाते हैं, फैक्ट्स नीचे लिखवाते हैं, जबकि वो गलत है। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर पेपर में केस स्टडी बेस्ड, अभी मैं पहले बात कर रहा हूं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की, कि अगर पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले लिखने हैं फैक्ट्स, देन लिखना है गवर्निंग प्रोविजन, देन लिखना है एक्सप्लेनेशन, देन लास्ट में लिखना है कंक्लूजन। लास्ट में क्या आएगा? कंक्लूजन। अभी करके भी दिखाऊंगा कैसे लिखना है। मतलब सबसे पहले फैक्ट्स, मतलब सबसे पहले आप जाके बताओ कि आपको तकलीफ क्या है, उसके बाद डॉक्टर बताएगा कि बीमारी क्या है, उसके बाद डॉक्टर बताएगा कि इस बीमारी के लिए आपको क्या क्या करना पड़े, एक्सप्लेन करेगा क्या क्या करना चाहिए, उसके बाद आखिरी में वो बताएगा कि ये बीमारी ठीक हो सकती है नहीं, कंक्लूजन देगा। सेम अब तुम्हारे लिए क्या है, फैक्ट्स तुम्हें क्या लिखने हैं, फैक्ट्स में आप लॉ के अकॉर्डिंग आते हैं। एक क्वेश्चन है, मैंने कंपनी लॉ का उठाया है, मैं एक प्रिजम्पशन लेके चल रहा हूं कि फाउंडेशन इंटर फाइनल के बच्चों को कंपनी लॉ की बेसिक चीजें पता है, सीए फाउंडेशन के बच्चों को तो कंपनी लॉ पढ़ा दिया जाता है, सीएस फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, सीएमए वालों को कंपनी लॉ नहीं पढ़ाते। लेकिन स्टिल एक चीज समझाता हूं, तुम लोगों ने, तुम्हें तो मेन कंटेंट पे फोकस करना है, आंसर पे फोकस नहीं करना अभी तो। यहाँ पे कंपनी लॉ में ना एक कंपनी है सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी, राइट। एक सेक्शन 8 कंपनी पढ़ाई जाती है, नॉन प्रॉफिट कंपनी। और वो नॉन प्रॉफिट कंपनी का आपको पता है कि नॉन प्रॉफिट कंपनी को डिविडेंड देना अलाउड नहीं है ना, नॉन प्रॉफिट कंपनी को डिविडेंड देना अलाउड नहीं है। इसके अलावा नॉन प्रॉफिट कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी वो उसे डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट करेगी। ये सब चीजें आपने पढ़ रखी हैं। तो अब उससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, केस स्टडी है, मैं करवा देता हूं तुम्हारे को, फिर उससे समझाऊंगा क्या है वो। मैं से तो मैं कोई भी केस उठा सकता है, कोई ऐसा केस उठा रहा हूं जो सबको समझ आ जाए, ताकि आंसर बन जाए सबसे। गलत उठा लिया, एक मिनट। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? ये रहा। एक क्वेश्चन नंबर 16 है, अभी मैंने बताया कि सेक्शन 8 कंपनी को डिविडेंड देना मना है। ये तो नॉर्मल, आप क्वेश्चन को इग्नोर करो, कौन सा है आपको तो मिलती है अल्टीमेटली नंबर्स इग्नोर करो, आपको कंसेप्ट समझना है कि अगर एक केस स्टडी बेस है, मैंने बताया सेक्शन 8 कंपनी को डिविडेंड देना मना है और उसको जितना भी प्रॉफिट होगा वो अपनी ही एक्टिविटीज में रीइन्वेस्ट करेगी। अब क्वेश्चन क्या है, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 अर्नड ह्यूज प्रॉफिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 due to some favorable policies declared by the government of India and implemented by the company. Considering the development, some members of the company wanted the company to distribute dividend to the members of the company. They approach you to advise the
advise them about the maximum amount of dividend that can be declared by the company as per provision of Company Act 2013, examine the relevant provision of the Company Act 2013 and advise the members accordingly। जरा समझो, कह रहा है कि एक सेक्शन 8 कंपनी है, मतलब एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। उस नॉन प्रॉफिट कंपनी को बहुत सारा इस बार फायदा हो गया बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने इतनी सारी फेवरेबल पॉलिसीज बनाई कि इस बार उस नॉन प्रॉफिट कंपनी को भी क्या हो गया, इस बार बहुत सारा प्रॉफिट अर्न हो गया। अब जो उस कंपनी के मेंबर है नॉन प्रॉफिट कंपनी के, वो ये जिद कर रहे हैं कि इस प्रॉफिट को आप अपने पास मत रखो, हमारे को डिविडेंड की फॉर्म में बांटो। अब नॉर्मल कंपनी होती तो यही करती, नॉर्मल कंपनी तो यही होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी का तो डिविडेंड देना टोटली मना है। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन इसने पूछा है कि बताओ एज पर कंपनी एक्ट क्या ये कंपनी डिविडेंड दे सकती है, नहीं, और कितना दे सकती है। तो पहले तो तुम्हें सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिखने हैं फैक्ट्स। तो फैक्ट्स में ना जब ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है ना, तुम यहां से लेकर स्टार्ट करने से लेकर पूरा लिखोगे कहां तक, यहां तक। दे अप्रोच यू टू एडवाइस, जहां से वो पूछ रहा है एडवाइस दिस, या ऐसा हो सकता है, नहीं, उस लाइन को नहीं लिखना होता फैक्ट्स में। तो फैक्ट्स में आप कहां से लिखोगे, फैक्ट्स में आप कहां से कहां तक लिखोगे, फैक्ट्स में आप लिखोगे और कंपनी से लेकर डैश 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 कहां तक, मेंबर्स ऑफ द कंपनी, यहां से लेकर यहां तक, यहां तक। दे अप्रोच, जहां से वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर रहा है कि बताओ ऐसा हो सकता है, नहीं, उसको नहीं लिखना होता फैक्ट्स में। तो ये आप अभी ये बता रहे हो कि आपको दिक्कत क्या है, कि ये कंपनी ऐसे 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 है वगैरह वगैरह, डैश 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 मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो फैक्ट्स में यहां तक लिखना होता है, ये बात समझ आती है। ये आपने अपनी दिक्कत बता दी। अब गवर्निंग प्रोविजन, डॉक्टर बताता है बीमारी क्या है, तो आपका गवर्निंग प्रोविजन, आपको लॉ में क्या बताना है कि इसको ठीक करने के लिए आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, सेक्शन 8 फॉलो करना पड़ेगा और उसके प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे। तो गवर्निंग प्रोविजन में आप यहां पे डालोगे सेक्शन नंबर 8, ये खत्म हो गया कि सेक्शन 8 में ये कंसेप्ट डिपेंड है। अब आता है एक्सप्लेनेशन। जब एक्सप्लेनेशन में जो सेक्शन 8 क्या बोलता है उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दो। सेक्शन 8 तुम्हें अगर मैं ऊपर लेके जाऊं टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर, ये रहा सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जो ये बताता है कि सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है वगैरह वगैरह, पूरा का पूरा सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 एक्सप्लेन कर दो कि सेक्शन 8 कंपनी लाइसेंस लेकर बनती है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके बनती है, इसको डिविडेंड देना टोटली मना है, प्रोहिबिट है, ये जितना पैसा होगा अपनी ही एक्टिविटीज में री इन्वेस्ट करेगी, और ये आर्ट साइंस कॉमर्स वगैरह को प्रमोट करने के लिए बनेगी। ये सब एक्सप्लेनेशन में डालोगे आप, मतलब उस सेक्शन को पूरा एक्सप्लेन करोगे एक्सप्लेनेशन में, ये बात समझ आती है। तो एज इट इज, और आखिरी में कंक्लूजन दोगे, यस, और वो कंक्लूजन कैसे दोगे, फ्रॉम अबव it can be concluded that non-profit companies are prohibited to make payment of dividend, are prohibited to make payment of dividend। अगर नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर ये क्वेश्चन जो है इस तरीके का आ गया कि हम इससे ऊपर वाले सेक्शन 8 के बेस पे हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि फ्रॉम अबव इट कैन बी कंक्लूडेड दैट नॉन प्रॉफिट कंपनीज को डिविडेंड देना टोटली मना है, डिविडेंड देना टोटली मना है, तो ये कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती है, कंक्लूजन में आ गया। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन है ना यस और नो बताओ कंपनी ऐसा कर सकती है नहीं कर सकती, तो कभी भी उसका आंसर स्टार्टिंग में यस और नो में मत बताना। डॉक्टर, जब तुम डॉक्टर के पास जाते सीधा पहले बता देता है, तो तुमने कहा तुम्हारी तबीयत खराब है तो सीधा बोलता है, डॉक्टर बोलते हैं दवाई खा लो, ये पहले बताएगा तुम्हारे को बीमारी क्या है, तुम्हें कब कब दवाई खानी है, उसके बाद बताएगा तुम ठीक होगे नहीं होगे, वो आखिरी की बात होती है। सेम आपको कभी भी सीधा यस और नो में आंसर स्टार्ट से नहीं करना, वो आखिरी में बताना है, पहले पूरे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है। अब एक बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आता है, सर मान लो अगर हमारे को सेक्शन नंबर याद नहीं है तो बेटा सेक्शन नंबर अगर याद नहीं है तो आप फिर आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, इस वाले पॉइंट को स्किप कर सकते हो, इस वाले गवर्निंग प्रोविजन को स्किप करके आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनका सेक्शन नहीं याद होता लेकिन कंटेंट याद होता है कि सर नॉन प्रॉफिट कंपनी को डिविडेंड देना अलाउड नहीं है, लेकिन ये नहीं याद आ रहा कि नॉन प्रॉफिट कंपनी किस सेक्शन में डिफाइन थी। तो फिर आप क्या करोगे, फैक्ट्स वाला पैराग्राफ लिखोगे, वो तो क्वेश्चन में से निकल आएगा। एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन कर दोगे कि भाई जो नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है वो इस पर आर्ट साइंस कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए बनती है वगैरह वगैरह, एक्सप्लेन, और उनको डिविडेंड देना टोटली मना है, और आखिरी में कंक्लूड कर दोगे क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है तो डिविडेंड नहीं दे सकती। तो तुम लोग गवर्निंग प्रोविजन वाला स्टेप स्किप कर सकते हो, आप 3 पार्ट में आंसर को डिवाइड कर सकते हो, फैक्ट्स, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन। अच्छा, ये तो मैंने तुम्हें क्वेश्चन वो वाला करवाया कि अगर पेपर में वो क्वेश्चन
सेक्शन के बेस पे पूछ रहा है तो, राइट। अब एक दिक्कत आती है कि अगर वो पेपर में क्वेश्चन सेक्शन के बेस पे नहीं पूछ रहा, केस के बेस पे पूछ रहा है, केस के बेस पे पूछ रहा है, तो आंसर कैसे लिखोगे? अच्छा एक चीज और, ये जो कंक्लूजन मैंने लिखा फ्रॉम अबव इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, इसको लिखने के 3-4 तरीके हैं। अब सारे आंसरों में सेम सेम मत लिखना, कंक्लूजन सब में लिखना है, लेकिन ऐसा में लिखना फ्रॉम अबव इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, इसको 3-4 तरीके से लिख सकते हो, बदल बदल के लिख लेना। एक ऐसे लिख देना, इन नटशेल we can say that, और बस उसके बाद सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। मतलब आपको ये तो लाइनें याद कर लेनी है, स्टार्टिंग की आंसर कैसे स्टार्ट करना है, कंक्लूड कैसे करना है, या तो फ्रॉम अबव इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, या इन नटशेल वी कैन से दैट, या एक और तरीके से लिख सकते हो, फ्रॉम अबव वी कैन एनालाइज दैट सेक्शन 8 कंपनीज आर नॉट अलाउड टू मेक पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये 3-4 तरीके आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, या अगर आपके दिमाग में और कोई अच्छा कंक्लूड करने का तरीका है तो वो भी फॉलो कर सकते हो। ये हो गई बात कि अगर क्वेश्चन सेक्शन पे बन जाए तो। अगर क्वेश्चन केस स्टडी पे बन जाए, जैसे तुम लोगों ने एक सालोमन का केस पढ़ा, सालोमन के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में बताया गया था कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी की खुद की पहचान होती है। तो तुम लोग कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो वो जो क्वेश्चन पूछा गया पेपर में केस, कि मान लो एक XYZ कंपनी है, उसने ऐसे ऐसे क्या करा, एक बंदा था उसने ऐसे ऐसे कंपनी बनाई और उसने मार्केट से लोन लिया, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो खुद था, सिक्योर्ड क्रेडिटर वो खुद था, उसने मार्केट से अनसिक्योर्ड लोन भी लिया, ऐसे ऐसे करके कुछ भी उन्होंने क्वेश्चन बना दिया। तो सबसे पहले तो तुम फैक्ट्स लिखोगे वही जो क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। गवर्निंग प्रोविजन में इस बार सेक्शन की जगह लिखोगे केस का नाम, केस का नाम, और केस का नाम क्या है आपको पता है, सालोमन एंड सालोमन लिमिटेड। गवर्निंग प्रोविजन में इस बार ये आ जाएगा केस का नाम। एक्सप्लेनेशन में उसी केस के फैक्ट्स क्या थे एक्सप्लेन कर दो, और लास्ट में कंक्लूड कर दो कि भाई केस में क्या था। केस में अल्टीमेटली ऐसा हो सकता है नहीं, जैसे सेक्शन 8 वो सालोमन के केस में ये कहा गया कि प्रायोरिटी हमेशा सिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलेगी इंस्टेड ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो वो कंक्लूड में डाल दो, वो कंक्लूजन में सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे केस गवर्निंग प्रोविजन की जगह सालोमन का नाम आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर अगर मान लो हमारे को सेक्शन का नंबर नाम याद नहीं है या केस का नाम याद नहीं है तो आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे? तो उस केस में मैंने तो बताया अगर तुम्हें सेक्शन का नाम याद नहीं है और केस का नाम याद नहीं है तो तुम फिर आंसर कैसे स्टार्ट करोगे? मैंने तुम्हें भी बताया, तुम लोग फिर ये गवर्निंग प्रोविजन वाला पैराग्राफ नहीं डालोगे, सबसे ऊपर डालोगे फैक्ट्स, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में ना ऐसे स्टार्ट करोगे। अगर सपोज क्वेश्चन सेक्शन पे बेस्ड है तो ऐसे लिखोगे, एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यहां तो मैं कंपनी एक्ट 2013 लिख रहा हूं, वो डिपेंड करता है आप कौन सा लॉ लिख रहे हो पेपर में। हो सकता है आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर आंसर लिख रहे हो सकता है आप इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पे आंसर लिख रहे हो, वो डिपेंड करता है। तो एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 नॉन प्रॉफिट कंपनीज आर नॉट अलाउड टू सो एंड सो, पूरा उसको एक्सप्लेन कर देना। तो मतलब अगर तुमने सेक्शन तुम्हें याद होता तो तुम एज पर सेक्शन 8 लिखते, ऊपर गवर्निंग प्रोविजन सेक्शन 8 और ऐसे स्टार्ट करते। सेक्शन याद नहीं है तो एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन करके स्टार्ट कर सकते हो, या अगर एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन की जगह एक और तरीका भी है लिखने का, एज पर रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013, एज पर रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ऐसे भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दो और लास्ट में कंक्लूजन दे दो। तुम्हें मैंने 2 तरीके बताए कि अगर सेक्शन नंबर याद है तो कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद नहीं है तो कैसे लिखना है। ये हो गया, सेक्शन याद है तो फिर गवर्निंग प्रोविजन वाला पॉइंट हटाना मत, नहीं याद तो फिर हटा देना और एक्सप्लेनेशन में ऐसे स्टार्ट करना। अगर वो आंसर केस पे बेस्ड है, सेक्शन पे बेस्ड नहीं है, केस पे बेस्ड है, और तुम्हें केस का नाम याद है तो पर गवर्निंग प्रोविजन में केस का नाम डाल देना। लेकिन अगर केस का नाम याद नहीं है तो कैसे लिखना है मैं वो बता रहा हूं। तो ऐसे स्टार्ट करोगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता होता है जब पेपर में केस आता है कि हाँ इसके अंदर क्या हुआ था, फैक्ट्स याद होते हैं लेकिन ये नहीं याद होता कि उस केस का नाम क्या था। तो तुम ऐसे लिख सकते हो,
in one of the decided cases, in one of the decided cases, it was held that, फिर उसके बाद उस केस में क्या कहा गया था, whatsoever जो भी उस केस में कहा गया था। तो मतलब तुम स्टार्ट कैसे करोगे, तुम्हें केस का नाम याद नहीं है, इन वन ऑफ द डिसाइडेड केसेस इट वाज हेल्ड दैट। अब डिसाइडेड केस कौन सा है भाई, हमें नहीं पता है ना, कौन से कोर्ट ने हेल्ड करा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमें नहीं पता। हमने तो भाई ये बता दिया कि डिसाइडेड केस है, उसमें ये कहा गया, और उसके अंदर केस के आगे फैक्ट्स लिख देना। जैसे अगर सपोज इन वन ऑफ द डिसाइडेड केसेस इट वाज हेल्ड दैट, in one of the cases were held that company has a separate legal entity and companies are priority shall be given to the secured creditors first instead of unsecured creditors। जो वो वाला केस हो गया सालोमन वाला, जिसमें ये कहा गया था कि प्रायोरिटी सिक्योर्ड को मिलती है तो अनसिक्योर्ड को नहीं मिलती। तो आप ये कह सकते हो कि इन वन ऑफ द डिसाइडेड केसेस इट वाज हेल्ड दैट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी and in that case priority shall be made to the secured, in case of winding up priority shall be made to the secured creditors first instead of unsecured creditors। ऐसे करके लिख सकते हो कि उस केस में एक आ गया था। और कंक्लूजन में क्या बताओगे कि हाँ भाई इस वाले केस के जो फैक्ट्स हैं सिमिलर उसी की तरह हैं, तो ये वाली कंपनी को भी इस वाले केस के अंदर भी प्रायोरिटी सिक्योर्ड को मिलेगी, अनसिक्योर्ड को नहीं मिलेगी। ऐसे करके भी लिख सकते हो। तो एक तो लिख सकते हैं इन वन ऑफ द डिसाइडेड केस इट वाज हेल्ड दैट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो अगर तुम्हें केस का नाम याद है तो कैसे लिखोगे, मैं बता देता हूं। अगर तुम्हें केस का नाम, ये तो तुम्हें तब था कि अगर केस का नाम याद नहीं है, अगर केस का नाम याद है तो कैसे लिखोगे, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। अगर केस का नाम याद है तो आप ऐसे लिखोगे, पहले ऊपर फैक्ट्स लिखोगे, फिर उसके बाद लिखोगे द फैक्ट्स ऑफ दिस केस इज सिमिलर टू द केस ऑफ सॉलोमन। मान लो तुम्हें याद आ गया कि ये जो फैक्ट्स हैं वो सॉलोमन से मिल रहे हैं, तो तुम लोग बताओगे द फैक्ट्स ऑफ दिस केस इज सिमिलर टू द केस ऑफ सॉलोमन एंड सॉलोमन लिमिटेड, सॉलोमन एंड सॉलोमन लिमिटेड, सॉलोमन एंड सॉलोमन लिमिटेड in which it was held that, फिर उसके बाद वही उसमें क्या जजमेंट आई थी वो बता दो। तो तुम्हें दो बातें हो गई, अगर केस के नाम याद हैं तो ऐसे लिखोगे, केस के नाम याद नहीं है तो फिर मैंने तुम्हें बता दिया कैसे लिखोगे, वैसे वाले तरीके से। ये हो गई बात। अब आता है, ये तो क्वेश्चन तुम्हें मैंने बता दिया कि 4 पार्ट में डिवाइड करना है। अगर क्वेश्चन पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है लाइक व्हाट डू यू मीन बाय दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, शॉर्ट नोट कमेंट पूछ लेता है वो, तो फिर सिंपल से स्टार्ट करना है। जैसे ये रहा एक क्वेश्चन है, जैसे देख लो, डिफाइन वन पर्सन कंपनी एंड द रूल स्टेटिंग रिगार्डिंग इट्स मेंबरशिप। तो इसमें क्या लिखोगे, सीधा सीधा वन पर्सन कंपनी क्या होती है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 62, उसमें फिर ये फैक्ट्स वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, सीधा उसमें सिर्फ 3 चीजें डालोगे, ऊपर रेलेवेंट प्रोविजन, अगर रेलेवेंट प्रोविजन याद है तो रेलेवेंट प्रोविजन लिख देना, सेक्शन 2 क्लॉज 62, उसमें फैक्ट्स नहीं आएंगे इस वाले केस में, क्योंकि फैक्ट्स कुछ है ही नहीं, सीधा व्हाट डू यू मीन बाय दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट पूछा है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा 3 चीजें होंगी, ऊपर रेलेवेंट प्रोविजन, सेक्शन का नाम लिख देना, फिर एक्सप्लेनेशन की सेक्शन 2 सेक्शन में सेक्शन ओपीसी का सेक्शन 1 पर्सन कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 62 है, तो फिर उसको एक्सप्लेन कर देना एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 62 वन पर्सन कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। और फिर ऐसे ऐसे करके उसको पूरा एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में कंक्लूजन कर देना। कंक्लूजन यहाँ पे भी देना कि ओपीसी वही मानी जाएगी जिसमें एक मेंबर होगा, अगर एक से ज्यादा होगा तो ओपीसी नहीं है, तो ऐसे करके बना देना। तो ले दे के अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा तब भी तुम्हें 3 पार्ट में तो डिवाइड करना ही है, रेलेवेंट प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन। केस स्टडी वाला होगा तो फैक्ट्स, रेलेवेंट प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन। और अगर यहाँ पे भी अब तुम्हारे को सेक्शन याद नहीं है तो सेक्शन याद नहीं है तो तुम्हें मैंने बताया एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन करके स्टार्ट कर सकते हो, और रेलेवेंट प्रोविजन वाली लाइन को फिर हटा देना, फिर 2 ही चीजें रह जाएंगी, एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन। ये बात हो गई। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाए तो कैसे होगा, केस स्टडी बेस आ जाए तो कैसे होगा, अगर सेक्शन पे केस स्टडी बन रही है तो, या केस स्टडी के बेस पे क्वेश्चन बन रहा है तो, दोनों मैंने बता दिए। अब आता है डिफरेंस बिटवीन। अब डिफरेंस बिटवीन का बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं कि अगर डिफरेंस बिटवीन पेपर में आ जाता है और आपको क्लियर कट आंसर आता है, अगर पेपर में डिफरेंस, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन गई लेकिन स्टिल मैं अब खत्म करके ही छोड़ूंगा जिसको, ताकि एक गलती ना हो पेपर के अंदर। हाँ,
अगर पेपर में डिफरेंस बिटवीन आ जाता है और आपको क्लियर कट आंसर आता है तो आप टेबुलर फॉर्म में आंसर देना। टेबुलर फॉर्म में समझ आता है ना, बॉक्स बनाकर कंपेयर, जैसे मान लो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में आ जाए तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में प्रॉपर बताना प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, पॉइंट वाइज। अगर पेपर में डिफरेंस क्लियर कट सारे पॉइंट पता है, और इधर बेसिस जरूर देना, बेसिस जरूर देना, है ना, तो तुम्हें पता ही है। अगर पेपर में डिफरेंस आपको क्लियर कट नहीं आता है, डिफरेंस नहीं आता आपको क्लियर कट आपको बनाना है, तो फिर आप पॉइंट वाइज बनाना। जैसे मान लो पहले पॉइंट में लिख दिया कि प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी which contains 3 restrictions in its articles and public company is that company which doesn't contain 3 restrictions in its articles। तो उसको पहले पॉइंट ऊपर लिखा, नीचे दूसरा पॉइंट लिख दो, उसे फिर पॉइंट में बनाना। अगर डिफरेंस नहीं है तो बड़ा करने के लिए पॉइंट में लिखना। अगर आंसर क्लियर है, बिल्कुल पूरा अच्छे से आता है, तो आंसर टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस बनाना। अगर डिफरेंस बिटवीन आता है, अगर क्लियर नहीं है तो फिर उसको पॉइंट में लिखना। ये हो गया केस स्टडी बेस के लिए। अगर पेपर में आ जाए स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे तो मैंने कैसे बता दिया लिखते हैं कैसे, डिफरेंस बिटवीन आए तो कैसे, और केस स्टडी वाले आ जाए तो कैसे, सारे मैंने बता दिए। अब एक चीज और, अब बच्चा पूछता है कि सर पेपर में आंसर कितना बड़ा लिखना है। अब मैं बता रहा हूं उसके लिए आंसर कितना बड़ा लिखना है, ध्यान रखना बड़े ध्यान से। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लोग ना सिखा देते हैं कि लॉ में ना बिल्कुल सीधा सीधा आंसर लिखना होता है, तो भले तुम कम लाइन में भी लिखोगे तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। वो ना, ये बात तो लोगों की ठीक है कि हाँ भाई बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना होता है, लॉ में बकवास नहीं करनी होती, जितना पूछा जाए उतना ही बताना होता है। लेकिन ये बात गलत है कि जितना पूछा है उतना बता के 3-4 लाइनों में आंसर खत्म कर दो। मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है और तुम्हें लग रहा है कि यार इसका आंसर खाली 3-4 लाइनों में खत्म हो जाएगा, तो ऐसा मत करना कभी भी। उसे 3-4 लाइनों में, उसे एग्जांपल देकर बड़ा कर देना। उसमें फालतू मत, पहले एग्जांपल दो, कंक्लूजन दो, बड़ा कर दो, लेकिन उसको कम से कम एक पेज में लिखना है। अगर 5 नंबर का आंसर है तो कम से कम आपको फ्रंट पेज पूरा लिखना है, फ्रंट पेज आंसर शीट का पूरा लिखना है। तो इसी से डिपेंड कर लो, 5 का है तो एक फ्रंट पेज पूरा, 4 का है तो भी फ्रंट पेज कर देना एक पूरा, 6 का है तो थोड़ा पीछे तक ले जाना, पीछे वाले पेज की भी 2-3 लाइनें कर देना, 8 नंबर का तो फ्रंट पेज पूरा, बैक वाला पेज पूरा, ऐसे उसको डिवाइड कर लो। कम से कम आपको 5 नंबर के आंसर के लिए एक फ्रंट पेज तो पूरा भरना ही है। आधे पेज पे 2 पेज, आधे पेज पे 3-4 लाइनों में आंसर मत खत्म करना, कभी भी नंबर नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। वो 1-1, 2-2 नंबर देके छोड़ देगा। तुम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने, तुमने उसको 1000 रुपए दिए, उसने तुम्हारे को पनीर टिक्का लाके दिया, पनीर टिक्का बहुत स्वाद था, लेकिन पूरी प्लेट में 4 ही पीस पड़े हुए थे पनीर टिक्के के। तुम लोग कहोगे यार प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है लेकिन वर्थ नहीं है पैसे की, स्वाद है अलग बात है लेकिन जल्दी बड़ा खत्म हो गया, है ना, उतनी क्वांटिटी नहीं मिली। तो सेम तुम्हारा आंसर हो सकता है अच्छा हो, लेकिन जितनी वो क्वांटिटी चाह रहा है वो नहीं मिली। क्वालिटी प्लस क्वांटिटी को दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो 5 नंबर के आंसर के लिए फ्रंट पेज पूरा। और नेक्स्ट एक पॉइंट बता रहा हूं, स्टार्ट एवरी न्यू आंसर, स्टार्ट न्यू आंसर विथ फ्रेश पेज, फ्रॉम फ्रेश पेज। जैसे सपोज एक आंसर तुमने फ्रंट पेज पे लिखा, अगले वाले पेज पे 3-4 लाइनों तक चला गया वो, तो अब अगले वाले पेज में जगह बची हुई है उस पे आंसर मत लिखना, नेक्स्ट वाले पेज पे लिखना। पेपर में कोई कंजूसी मत करना, एक्स्ट्रा शीट मिलती है, हर नया आंसर नए पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है, ये बात समझ आती है। प्लस अब वीडियो बहुत बड़ी हो गई, आज को वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मैं कुछ और भी टिप्स एग्जाम से रिलेटेड लिखने के लिए मैं अलग से बताऊंगा यार। और आज प्रेजेंटेशन स्किल्स की वीडियो आपको समझ आई होगी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये कर लोगे तो 15 नंबर कम से कम पक्का है, एक्स्ट्रा एज मिलेगा 10 से 15 नंबर का। तो इतनी तुम्हारे लिए मेहनत करी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।